चलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का। आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंजर्वेशन की मीनिंग बता दूं। कंजर्वेशन की मीनिंग होती है नो चेंज, मतलब एंगुलर मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो उसकी सिंपल फॉर्म ये है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है उस पर टॉर्क अप्लाई ही नहीं हो रहा। टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, वो क्यों? क्योंकि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका जो है जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो आ जाएगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा। टॉर्क जीरो कब होगा? जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और टॉर्क कांस्टेंट तब होगा जब आपकी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मैंने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। The law of conservation of angular momentum states when no resultant external torque, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा आपकी बॉडी पे, तो आपकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात लिखी मैंने कि टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कुछ टॉर्क के फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू आर एल्फा। ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर है आर, अब जैसे ही आपका ये अल्फा जीरो होगा तो आपका अल्फा जब जीरो आर से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से आर, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। इस टॉर्क जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा। और टॉर्क अप्लाई जब नहीं हो रहा तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। अच्छा, जब ये टॉर्क जीरो हुआ तो इसका मतलब है वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, आपकी जो बॉडी, कोई भी बॉडी है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, किसी एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम है, वो वही की वही रह रही है। ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिए कि मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है एल आई, इनिशियल मोमेंटम, वो 1 है यहाँ पे। वो दूसरे पॉइंट पे गया, उस पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो एल एफ फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया आपका? 1। अब मैं अगर इस पर चेंज निकालना चाहूँ, डेल एल क्या होता है? एल एफ माइनस एल आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास क्या आ गया? 1, और इनिशियल भी आपके पास आ गया 1। और जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास डेल एल क्या आ गया? जीरो, मतलब नो चेंज। अच्छा, आपकी बुक में डेरिवेशन के थ्रू ही सॉल्व हुआ है, तो हम डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई हुई जो कि आपकी बुक में बनी हुई है। मैंने एक सर्कुलर मोशन बनाया हुआ कि ऑब्जेक्ट आपको सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को पी बोला गया। पी कैसा है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास होगा और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो पी इज इक्वल टू एम वी, जो आपका मोमेंटम का फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा, अगर इस तरह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, इस कंडीशन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अप साइड होगी या डाउन साइड होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरह मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, इन्हीं दो की तरह होगी। मैंने अभी आपके सामने फिगर इस तरह बनाई हुई जो कि आपकी बुक पे बनी हुई थी। तो हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है। अब मैंने क्या किया? सिंपल, मैंने इस के ओरिजिन को यहां तक स्ट्रेच कर लिया। मैंने कहा यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर दिया, जो कि आपके बुक में ये ड्रॉ हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये आपको पता ही है कि एक पोजीशन रिजल्टेंट आता है जिसको मैंने आर बोल दिया। मैंने कहा ये आर रिजल्टेंट है, ये जो आर है ये कहलाएगा पैरेलल। अच्छा, आपके जहन में सवाल आ जाएगा कि मिस ने ये क्या किया, एकदम से यहाँ पे रिजल्टेंट आर बना दिया, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर था उसको परपेंडिकुलर बना दिया और इसको पैरेलल बना दिया। तो बच्चों, उसकी वजह थी, मैंने जब इसको, इस ओरिजिन को यहाँ पे खींचा ना, स्ट्रेच करके मैं नीचे की तरफ ले आई, जो कि आपको पता ही है, assumptions हम लोग की फिजिक्स में बहुत चलती है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक एंगल। अब मैंने आपको कई बार क्लास में समझाया है कि एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये साइन क्या हो गई? परपेंडिकुलर की। ये आपका हो गया पैरेलल। ठीक है। और ये आपका हो गया बेस। ठीक है। वही परपेंडिकुलर बेस हैप्पीनेस वाली कहानी है। अच्छा, अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट क्या होगा? आर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल। अब इसके रिस्पेक्टिवली हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे बेटा मैंने बोला था कि ये एंगल बनाया है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बराबर वाला पैरेलल और बेस होती है। तो मैंने इसके सामने आपके बता दी कि आर को अगर हम ओवरऑल हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो आर हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होना है आर क्रॉस पी। हमने कहा ये आर जो है आ रहा है ये वाला आर। मैंने क्या किया? सिंपल इस वाले आर के फॉर्मूले को उठा के इस आर में पुट कर दूंगी। मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल क्रॉस पी।
अब हमने इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, ये पैरेलल पी से मल्टीप्लाई हुआ, परपेंडिकुलर पी से मल्टीप्लाई और ये पैरेलल पी से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी प्लस आर पैरेलल क्रॉस पी। अच्छा, इनमें से एक वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रहा है, इसके साथ बना रहा है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की कोई कहानी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम भी वेलोसिटी की तरह क्या होगा, आउट ऑफ द या इनटू द, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हम फोकस करेंगे ये वाली कंडीशन, जो कि ये पैरेलल है। ये देखो, ये आर पैरेलल और ये एल, इसको हमने फोकस करना है, इन दो कंडीशंस को। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है ना, वो हो जाएगी नेग्लेक्ट, 0। हमें फोकस करना है इस पे, आर पैरेलल मल्टीप्लाई बाय पी। तो आर पैरेलल मल्टीप्लाई बाय पी, ये फॉर्मूला आपके पास बनता है। हमने कहा एल, उसके अंदर कोई चेंज आया तो डीएल लिख सकते हैं। जिन्होंने मैथ्स ली हुई है, जो सीएस के स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, वो समझ सकते हैं। मैथ्स वाले, सॉरी मेडिकल वाले थोड़े से इसमें घबराएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। डेरिवेटिव हम यूज करते हैं किसी उसमें चेंज आने में, तो हमने कहा डीएल। और अगर हम पी की बात करेंगे तो पी में चेंज आएगा, तो हम इसको डेरिवेटिव पी की भी ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि एल के अंदर मैंने क्या लिखा है, डीएल। ठीक है, आर पैरेलल बिल्कुल वैसी, पी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, डीपी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हम लोग के पास हमें पता है कि कोई भी चीज में चेंज आ रहा है तो चेंज क्या आता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव भी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। तो डी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी टी। तो डी एल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू आर पैरेलल क्रॉस डीपी मल्टीप्लाई बाय डी टी। दोनों साइड को मैंने डी टी से आपको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब मुझे आपके सामने मैंने एक ये वाले जो फॉर्मूला है ना, इस क्रॉस को मैं जरा बाहर कर दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखें, आर पैरेलल क्रॉस डीपी डिवाइड बाई डी। अब मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में ये फॉर्मूला पढ़ाया था, डीपी डिवाइड बाई डी। ये फॉर्मूला बनता है फोर्स का इन टर्म ऑफ मोमेंटम। सही है, तो फोर्स का मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखवाया था, फिजिकल टू पी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो इसी तरीके हमने क्या किया, फोर्स बराबर हो रहा है डीपी डिवाइडेड बाई डी के। तो मैंने कहा ठीक है, डीएल डिवाइडेड बाई डी टी, आर पैरेलल इस डीपी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, फोर्स। ठीक है, और हमें पता है कि डीएल डिवाइडेड बाई डी टी यहाँ पे क्या होगा, और हमें ये वाला भी पता है कि ये टॉर्क का फॉर्मूला बन रहा है। ये चीज क्या बना रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला। तो मैं चाहूं इस पूरे फॉर्मूले की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, टॉर्क। सही है, इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टॉर्क। और जब हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी, टॉर्क 0 हो जाता है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टॉर्क 0 है। और जब इस यहाँ पे ये डी एल डी टी डिवाइड बाई इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर होता है, जब मैं टॉर्क को 0 कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आप कहोगे भाई हमें तो आपने बताया डी एल 0 है, डी टी क्यों आ रहा है। तो इस डी टी को क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद भेज देंगे, यहाँ पे डिवाइड होना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। जब डी एल 0 हो तो डेल एल भी क्या हो जाएगा, 0। तो वही स्टेटमेंट आ गई आपके पास अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये फिगर के जरिए आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है। मेरे पास एक और मेथड है, इजी मेथड है, वो एक एक ही पेज में आप लोग के आ जाएगा, वो भी मैं करवा देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। और ये वाला भी यही ये वाला बुक का है, और वो भी बुक का ही है आपका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको फिगर्स को बनाने की जरूरत है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको और मजीद समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय न्यूटन में कोई नई चीज नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताई वो आपके बुक के अकॉर्डिंगली थी, आपके फिगर के अकॉर्डिंगली थी। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसमें मैंने क्या बोला, सिंपल मैं आपके टॉर्क के फॉर्मूले को उठा के ले आई कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, उसके बाद हमें पता है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि फोर्स बराबर होता है डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी के भी। ठीक है, जब हम मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं तो मैंने कहा सिंपल इज डेल पी और डेल टी को मैंने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया, सिर्फ ये कहानी। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखते हुए मुझे याद आया कि भाई ये आर क्रॉस डेल पी फॉर्मूला बना रहा है एल का। ठीक है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आर क्रॉस पी। तो मैंने क्या किया, इस आर क्रॉस डेल पी की जगह मैंने लिख दिया डेल एल डिवाइडेड बाय डेल टी। ये आपके पास टॉर्क का एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये एक और फॉर्मूला आपके पास बन गया। आप चाहो तो डेफिनेशन में लिख सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सिंपल पहले मैंने उठाया टॉर्क का फॉर्मूला,
फिर मैंने कहा फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। सिंपल, इस फोर्स की जगह मैंने डेल पी डिवाइड बाय डेल टी पुट कर दिया। फिर मैंने कहा एल बराबर होता है आर क्रॉस पी के, तो मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे फॉर्मूले की जगह डेल एल लिख दिया, और डेल टी वैसी का वैसी ये टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा टॉर्क चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये ए डॉट एम मैंने ए एम नहीं लिखा, ये एंगुलर मोमेंटम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। इसकी मैंने वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वर्डिंग में मैंने लिख दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद मैंने लिखा इफ नेट फोर्स इज जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो डेल पी डिवाइड बाय डेल टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या कांस्टेंट हो जाएगा, या कंजर्व हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स जीरो सो मोमेंटम कंजर्व, सेम मोमेंटम के साथ मूव हो रहा है सो फोर्स इज जीरो। दोनों बातें मैंने आपके पास लिख दी है। तो पी क्या हो गया, कांस्टेंट, मैंने जब फोर्स की बात की। अब मैं अगर नेट टॉर्क की बात करूं तो मैं ये फॉर्मूला उठाऊंगी। जब मैं फोर्स की बात कर रही थी तो मैंने ये फॉर्मूला उठाया। जब मैं टॉर्क की बात करूंगी तो मैं ये फॉर्मूला पिक करूंगी। मैंने कहा इफ नेट टॉर्क इज जीरो, जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा याद रखें, ये डी एल और डी टी का जीरो लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये जीरो हो गया है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, इफ नेट टॉर्क जीरो सो डेल एल डिवाइड बाय डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो, और ये टी भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जाके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है चेंज नहीं आ रहा। चेंज का मतलब मैंने आपको जो पहली वीडियो में आप देखेंगे उसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक राउंड अबाउट करा था ऐसे करके, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ये एल आई है और यहाँ पे एल एफ है, और मैंने कहा था ये वन है और ये भी क्या है, वन। और जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, चेंज निकाला, तो वो आ रहा था जीरो। यहाँ पे जीरो का मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम जीरो है, यहाँ पे इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम सेम अमाउंट के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेट टॉर्क जीरो हुआ, ऑटोमेटिकली डेल एल डिवाइड बाय डेल टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। जो मैंने आपको पहले बताया था वो चीजें शॉर्ट फॉर्म और समराइज में मैंने आपको करके बता दिया। इट्स अप टू यू आपको कौन सा करना है, लेकिन बेहतर यही है जो आपकी बुक में फिगर के साथ किया गया है वो आप करें, लेकिन ये समझने के लिए बेहतरीन तरीका है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बेटा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फौरन कोशिश करूंगी कि 24 आवर्स में रिप्लाई कर दूं। फर्दर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेक्चर्स आपको अप टू डेट मिलते रहे। थैंक यू।